बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट हम चैप्टर 3 की डिस्कशन कर रहे थे मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में, और हमने इसका एक जन से ओवरव्यू देखा था लेक्चर नोट से, और हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनर कह रहा है अ पर्सन हैज मंथली इनकम 1000। एक बंदे की जो मंथली इनकम है वो 1000 रुपये है, एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 50। अब ये जो इंक्रीज बाय 50 है ना, ये इंडिकेट कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो इंक्रीज बाय 50 ने कहा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन है ऑफ द प्रीवियस मंथली इनकम, जो पीछे हमें मंथ में इनकम मिल रही थी, ऑन विच टर्म हिज टोटल सैलरी विल एक्सीड। बताएं किस टर्म में जो उसकी टोटल सैलरी होगी वो 1 लाख से इंक्रीज कर जाएगी। तो इस टोटल सैलरी ने ये इंडिकेट किया कि सम वाला फॉर्मूला लगेगा। इस इंक्रीज बाय 50 ऑफ द प्रीवियस ने कहा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सबसे पहले रीड आउट करेंगे और फिर देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और हमने nth फार्मूला nth टर्म का फार्मूला लगाना या सम का फार्मूला लगाना। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमें सम वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। तो सम वाले फॉर्मूलाज में देखते हैं करना क्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास ये है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो टोटल सैलरी विल एक्सीड 1 लाख। तो जो टोटल सैलरी होगी वो 1 लाख से एक्सीड होगी। बताएं किस टर्म में, यानी कि किस महीने में जाकर हमारी सैलरी 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी। तो एक्सीड बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इक्वल के लिए सॉल्व करें कि 1 लाख सैलरी किस मंथ में जाकर हमारी होगी। तो जो सम आ गया उसमें हमने 1 लाख पुट कर दिया। ठीक है, जो एन है ये तो हमें फाइंड करना है, एन ओवर टू ये तो फाइंड करना है, टू इधर आ गया। ठीक है, ए जो है फर्स्ट टर्म होती है। तो अ पर्सन हैज मंथली इनकम ₹1000, उसको हर महीने 1000 पे मिलते हैं, तो 1000 इज माई फर्स्ट टर्म। तो 1000 यहाँ पर आ गया, प्लस एन माइनस वन तो फाइंड करना है। डिफरेंस कितना दिया हुआ, इंक्रीज बाय 50। ये जो 50 का जो इंक्रीज है ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 50। ठीक है जी, तो करेंगे क्या, अब ये सारी इक्वेशन आ गई, इस सारी इक्वेशन को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे और कैलकुलेटर से हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये आंसर फाइंड करना आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कहते हैं तो मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड कर देता हूँ। कैलकुलेटर से फाइंड के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी इक्वेशन ये है इसको मैं सारी सारी कैलकुलेटर पे लिख लूंगा। तो सबसे पहले हमने लिखना है 1 लाख, तो 1 लाख हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इक्वल, तो इक्वल हमें ये रेड वाला चाहिए अल्फा, और ये हमने इक्वल प्रेस कर लिया। फिर n/2, तो फ्रैक्शन, क्योंकि n यहाँ पे वो वेरिएबल है जो अननोन है, तो अननोन वेरिएबल को मैं इस रेड वाले एक्स से लिखूंगा। ठीक है जी, तो अल्फा, और ये मेरे पास n आ गया। ठीक है, n/2 करना, तो n/2 कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, तो फर्दर हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास, ब्रैकेट लगा दी। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2000 आ गया, तो डायरेक्ट हम 2000 लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस करना है, फिर ब्रैकेट में n-1 करना है। ठीक है, तो हमने कर दिया n-1, तो n क्योंकि अननोन है तो अननोन कैसे आएगा, अल्फा देन दिस एक्स, तो ये बन गया n, तो -1 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 है, तो मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे 50 कर दिया और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन थी ये सारी सारी हमने इक्वेशन कैलकुलेटर में देखे बना ली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आंसर के लिए शिफ्ट सॉल्व प्रेस कर देंगे, शिफ्ट सॉल्व, और यहाँ से हमने इक्वल प्रेस कर दिया। ठीक है, एक और इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 46.68, यानी कि 46.68 मंथ लगेंगे तो हमारी सैलरी 1 लाख तक हो जाएगी। ठीक है, तो 46.68 पर 1 लाख सैलरी हो रही है, तो 1 लाख सैलरी एक्सीड कब हो जाएगी, तो जो 46 से 47th मंथ होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 47th मंथ। तो देखें ये हमारा 7 है, 47th मंथ पर हमारी सैलरी 1 लाख से एक्सीड कर देगी। अगर 46.68 है तो हमारी सैलरी 1 लाख है, तो 47 पर ऑब्वियस बात है हमारी सैलरी क्या कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी। तो आवर आंसर इज 47। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.5,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यू कांट फॉर्म पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बताएं इनमें से कौन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म नहीं है। आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता ही तब है कि जब कॉमन रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 3, 9, 27, अब इसमें जो कॉमन रेशियो आ रहा है 3 = 3 आ रहा है। तो देखें 6n-6 √5, ये तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे हो ना, एक x हो गया एक माइनस वाई, एक x हो गया एक y होगा, या x की दो वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन लिखी है √5 + 1। तो देखें कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दी अबव, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म नहीं है। 3.6 देखते हैं। 3.6 में कह रहा है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 150 एंड 300। 300 और 150 के दरमियान जितने भी, इवन भी पूछ सकता है, प्राइम नंबर भी पूछ सकता है, फिलहाल उसने ऑड नंबर पूछे। तो ऑड नंबर देखते हैं 150 और 300 के दरमियान कितने ऑड नंबर हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 150 और 300, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कितने डिफरेंस है। इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है 150 नंबर्स का। तो इसका मतलब हमें 150 नंबर में से, ये तो 150 इंटीजर्स है ना, 1 2 3 4 5, तो इनमें से ऑड कितने हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो हमारे पास ऑड नंबर होंगे वो सिर्फ 75 होंगे। तो 150 और 300 के दरमियान 75 हमारे पास ऑड नंबर आ गए। तो चलें ये तो हमारे पास n आ गया ना, तो n हमारे पास 75 आ गया, ठीक है। तो अब हमने देखने हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर। तो 150 और 300 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, अब उनका क्या करना है, सम करना है। तो देखें 150 के फौरन बाद अगर मैं ऑड नंबर लिखना चाहूँ तो ऑड नंबर क्या होगा, 150 के बाद ऑड नंबर आएगा 151, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 153, इस तरह सोन चलते रहूंगा। और 300 से पहले पहले ऑड नंबर क्या होगा 299। तो ये मेरे पास 150 से 300 के दरमियान एक सीरीज बन गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 151 और 299 इनके दरमियान जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं उन सब का क्या करना है, उन सब का सम करना है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, एक सम वाला फॉर्मूला लगा लूंगा, और ये 151 153 फिर 155 आता। देखें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर होता 155, तो फिर कॉमन डिफरेंस कितने आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं क्या करूंगा, सम का फॉर्मूला लगा लूंगा। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमने सम का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे चेक करें n कितना है, n 75 था, तो क्या बन गया 75 डिवाइडेड बाई 2, 2a कितना है, फर्स्ट टर्म 151, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 151 प्लस n कितना 75, तो 75 माइनस 1 किया तो 74 आ गया, 74 आ गया, ठीक है। तो d कितना, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 था, तो 74 मल्टीप्लाई बाय हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करेंगे और सिंपल सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 16875। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 150 और 300 के दरमियान 16,875 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हेयर इज आवर आंसर चार्ली। तो चार्ली हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.7। अच्छा 3.7 क्वेश्चन ना ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से आपको 3.7 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो का नेम है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक आंसर पहुँच जाएंगे। चलें हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3.7 में कह रहा है कि बोरोड अमाउंट 15 लाख, हमने 15 लाख उधार लिया अमाउंट, एंड रिटर्न 80,000 इन द फर्स्ट ईयर, हमने पहले साल जो है वो 80,000 रुपीज वापस कर दिए। इन ईच अपकमिंग ईयर, हर आगे आने वाले सालों में रिटर्न 1.2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर मैंने पहले साल 80,000 रुपये वापस किए तो दूसरे साल 80,000 का 1.2% ज्यादा हमने वापस किया,
इन विच ईयर ही विल बी एबल टू रिटर्न द लोन, बताएं किस साल हम 15 लाख का जो हमने टोटल लोन लिया है किस साल पर हम पूरा चुका देंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी 80,000 की, जो मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट मैं एडिशन अमाउंट नहीं दे रहा, मैं 1.2 टाइम्स दे रहा हूँ। तो टाइम्स का ताल्लुक मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ गई वो आ गई 80,000, आर आ गया 1.2, ठीक है। और जो टोटल हमने अमाउंट बारो ली थी, सम ऑफ अमाउंट, वो 15 लाख थी, ठीक है। वो 15 लाख आ गई। क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 है, तो सम वाला फॉर्मूला जो ज्योमेट्रिक मीन का लगेगा वो ये लगेगा a इंटू आर टू रेज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा अगर आर ग्रेटर देन 1 है। तो टोटल अमाउंट कितनी, 15 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख इज इक्वल टू फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, 80,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, ठीक है जी। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई बाय आर, कितना है 1.2 टू रेज पावर n, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, यानी कि 1.2 माइनस 1। तो क्या करेंगे, इस सब को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे और डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, n फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। तो अब ये कैलकुलेटर्स हम इतनी बार कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो अब आप यूज टू हो चुके हैं, अब यूज टू होंगे ही आप, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये कैलकुलेशन आपको ना ज़बानी करवा दिया करूँगा ताकि आप यहाँ तक पहुँच जाएं। तो सबसे पहले हमने लिखना है 15 लाख, तो 15 लाख लिख लिया, फिर इक्वल प्रेस करना, तो इक्वल याद रखिएगा ये अल्फा वाला आना है, रेड वाला, ठीक है। इक्वल, फिर फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 80,000। 80,000 के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना, भी लगा तो खैर है। तो 1.2 टू रेस पावर, हमें क्या चाहिए, ये n चाहिए, तो n कैसे आएगा, अल्फा, और ये अननोन वेरिएबल x आ गया, ठीक है। फिर करेंगे -1, तो ये राइट की दबाया तो हम आगे चले गए, तो फिर लिख लिया हमने -1, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में आके क्या करेंगे, 1.2 -1, तो ये ना भी लिख लें, 0.2 भी लिख लें, काम चल जाएगा। तो सारी वैल्यूज को के हम लिख चुके हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, आंसर के लिए शिफ्ट सॉल्व प्रेस कर देते हैं। जैसे हमने शिफ्ट सॉल्व प्रेस किया, तो ये देखिए हमारे पास आंसर, ये आंसर नहीं, अभी दोबारा क्लिक करेंगे एक बार। अब ये जो भी आंसर जितनी देर बाद आएगा, फिलहाल आंसर क्या आ रहा है, 280, फिलहाल आंसर ये गलत ही आ रहा है, ठीक है। ये आंसर क्यों गलत दे रहा है, हाँ ये वाला आंसर सही आया, ठीक है। जब तक यहाँ पे खैर ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर दूसरा है, सॉफ्टवेयर वाला, जब आप कैलकुलेटर देंगे तो कैलकुलेटर आपका इवन आंसर देगा 8.546, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेटर का आंसर होगा। जब तक यहाँ पे जीरो नहीं आता तो आपने आंसर कंसीडर नहीं करना, जब जीरो आएगा तो जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो भी आपका रियल आंसर होगा, यानी कि मैं किस ईयर में जाकर अपना पूरा 15 लाख रुपए चुका पाऊंगा, 8.54, यानी कि 8 साल खत्म हो चुके होंगे और अब 9वां साल शुरू हो चुका होगा। तो मैं किस साल पर अपनी पूरी की पूरी पेमेंट करूंगा, तो हमारा आंसर है 8 साल के बाद, यानी कि 9वें ईयर पर, 9वें साल पर मैं क्या करूंगा, अपनी पूरी की पूरी पेमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना, आपका हमारा जो आंसर आया था वो आया था n इज इक्वल टू 8.56, ठीक है। तो आपने राउंडिंग करके 9 नहीं करना, ठीक है, ये नहीं 9 इस तरह से नहीं किया। 8 साल खत्म हो चुके, 0.56 ये शो करा, 9वां साल लग चुका है, तो 9वें साल पर मैं क्या करूँगा, 15 लाख रुपए पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3.8। इस 3.8 में वो कह रहा है कि इफ अहमद सेव 1000 इन फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ में अहमद ने 1000 रुपये सेव किए, ये फर्स्ट हमारे पास ए आ गया, एंड 500 मोर एवरी मंथ, हर महीने 500 रुपया और जमा कर रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। और इस मोर ने कहा भाई ये सवाल तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डी लिखा। हाउ मच टाइम ही नीड टू सेव ₹45,000, बताएं कितना टाइम लगेगा उसको 45,000 रुपीज जमा करने में। इसका मतलब जो ये 45 रुपीज है, ये मेरे पास टोटल सम है। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है,
मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला लगाना है, एस ओवर एन, एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ठीक है जी। मुझे अब एन फाइंड करना है, तो टोटल सम कितना है 45,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45,000, एन ओवर टू और ए कितना है 1000 है, तो 1000 यहाँ पर आ गया। एन फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 500 है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, इस सबको कैलकुलेटर में पुट करूँगा और डायरेक्ट आपके पास जो एन आ जाएगा वो इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो हेयर इज 12। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.9। 3.9 में वो कह रहा है अली हैज टू पे 15 लाख रुपीज इन इंस्टॉलमेंट। अली ने 15 लाख रुपए पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट के क्या करने हैं, पे करने हैं। ठीक है, इफ ही पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 80,000, ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा, ये देखिए देखिए देखिए, ये तो भी हम करके हैं 15 लाख वाला और ए 8000 वाला और एन आर 1.2 वाला, ये तो भी हम करके ये वाला करके आए, ये सेम क्वेश्चन है और ये रिपीट हो रहा है। 15 लाख 80 जिसका 9th ईयर आया था। ठीक है, तो 3.9 जो है ये बिल्कुल 3.7 की कॉपी है, तो ये तो वैसे ही होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, 3.10 में, तो 3.10 में वो ये कह रहा है इफ मटी सेव रुपीज 4,26,000 मंथली इन 2 ईयर। अब जो मटी जो है वो हर महीने 4,26,000 हर महीने क्या करता है, सेव करता है। काफी अमीर बंदा यार, ये तो हर महीने 4,26,000 सेव कर रहा है, इसका मतलब फिर कमाता ज्यादा ही होगा, क्योंकि जो सेविंग है वो कंजम्पशन से कम ही होती है इसका मतलब। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। वो मंथली इतने पैसे सेव कर रहा है और कितने सालों तक के लिए सेव कर रहा है। अच्छा जी, तो जैसे ही हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा, इफ ही सेव 500 इन फर्स्ट मंथ, हमने कहा नहीं नहीं मटी साहब इतने भी अमीर नहीं हैं कि वो 4,26,000 रुपये हर मंथ सेव करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा, तो सम टाइम हमें इंग्लिश पढ़ते हुए ये प्रॉब्लम आएगी कि हम ये समझ लेंगे कि 4,26,000 मंथली है, हालांकि थोड़ी सी हो सकता है इंग्लिश प्रॉब्लम हो, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे सही बन नहीं रहा। इफ मटी सेव टोटल कहता है, इफ मटी सेव टोटल रुपीज 4,26,000 इन 2 ईयर, 2 सालों में कहा, तो फिर मंथली लिख देता, कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, तो ये जो 4,26,000 है ये 2 सालों में टोटल की हुई अमाउंट है, यानी कि मटी ने क्या किया 4,26,000 क्या 2 सालों में जमा किया। किस तरीके से जमा किया आगे कहानी सुना रहा है। इफ वी सेव रुपीज 500 इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में मटी ने 500 रुपये सेव किए, एंड इंक्रीज बाय एक्स एवरी मंथ, और हर मंथ में कुछ एक्स परसेंटेज के साथ, एक्स टाइम के साथ मटी ने क्या किया, पैसों को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास इंक्रीज आ गया। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज आ जाए तो हमें पता ही हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इंक्रीज बाय एक्स, एक्स या कह लें कि इंक्रीज बाय एक्स रुपीज, यानी कि 500 रुपये पहले जमा करवाया, सेव किए, और हर महीने हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने वो क्या करता गया, इस 500 के अंदर एड ऑन करता गया, ताकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाए। पूछ क्या रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, बताएं कि लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी। ठीक है, यानी कि हमसे nth टर्म पूछ रहा है, ए एन हमसे पूछ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरे पास फर्स्ट टर्म तो चलें ए आ गई, अब सेकंड टर्म क्या होगी मुझे नहीं पता, थर्ड टर्म क्या होगी वो भी मुझे नहीं पता, और फिर हाँ मुझे एक टोटल सम पता है, और यहां से nth टर्म क्या होगी वो भी नहीं पता, nth टर्म भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, सिर्फ टोटल मुझे पता है। टोटल सम मेरे पास 4,26,000 रुपीज है। तो सबसे पहले nth टर्म तक तभी पहुंचूंगा जब यहां से यहां तक कॉमन डिफरेंस फाइंड कर पाऊंगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सम एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ये हमने सम का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। अब जो मटी है वो हर महीने पैसे जमा कर रहा है, और कितने सालों तक पैसे जमा कर रहा है, 2 साल। तो 2 × 12 करेंगे, तो इसका मतलब 24 मंथ तक मटी ने क्या किया, सेविंग की। तो ये एन हमारे पास 24 आ जाएगा। एस एन टोटल सेविंग कितनी की, 4,26,000। तो 4,26,000 यहाँ पर आ गया। एन हमारे पास कितना था, 24। तो 24/2 आ गया, ठीक है। 2 × ए, फर्स्ट टर्म क्या, 500। तो 2 × 500 आ गया, प्लस एन कितना है, 24। तो 24 -1 करूंगा तो डायरेक्ट 23 लिख देता हूँ। और डी, ये डी हमने क्या करना है, ये डी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करेंगे और कैलकुलेटर से डी पूछ लेंगे। तो कैलकुलेटर जो है वो आपको डी बता देगा 1500। क्या बता देगा, 1500 आपके पास डी आ जाएगा। इसको तसल्ली से कैलकुलेट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और डी कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करना सिखाई हुई है शिफ्ट सॉल्व वाले तरीके से। हमारे पास डी आ गया, तो ये देखें डी ये हमारे पास 1500 आ गया, और ए हमारे पास फर्स्ट टर्म में, तो ये फर्स्ट टर्म में हमारे पास 500 आ गया। अब वो कह रहा है कि मुझे बताएं लास्ट टर्म, यानी कि ए एन बताएं क्या है। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो nth टर्म, तो टोटल टर्म्स कितने, 24, यानी कि A24 के बारे में मुझे जानना है। तो A24 का फॉर्मूला होगा A+23D, A+23D। ये मैंने इस तरह से लगाया फॉर्मूला, ये मैंने इस तरह से लगाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A24 इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ए ये है और n 24 है, तो 24 - 1 23D। तो मैंने ज़रा डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ए कितना, फर्स्ट टर्म क्या, 500। तो फर्स्ट टर्म 500 आ गई, प्लस 23, और डी कितना 1500। तो डी आ गया हमारे पास 1500, ठीक है। तो इस सब को सॉल्व करें तो हमारे पास जो A24 आ जाएगी, 1500 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 500, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 35,000। तो A24 क्या आ जाएगा हमारे पास, 35,000। तो ये 35,000 हमारे पास बीटा में आंसर गिवन है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 3.10 जैसा ही है। तो बशीर सेव 105,000 इन 1 ईयर। एक साल में बशीर इतने पैसे जमा करता है, ठीक है। तो जब भी ये लिखा होगा 1 ईयर 2 ईयर में इतने पैसे जमा करता है, तो याद रखिएगा ये हमेशा एक सम होगा, ये एक टोटल अमाउंट होगी, ये एक टोटल अमाउंट होगी। इफ हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज 500, ये तो उसकी कॉपी है, ठीक है। 500 ये 3.11 3.10 की कॉपी है, पर जरा ये आसान वाली कॉपी है, ठीक है। तो हाउ मच मोर एक्स, फिर मोर आ गया। अगर मोर आ गया तो इसका मतलब, मोर का मतलब हमें पता है एडिशन, एडिशन का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। हाउ मच मोर रुपीज एक्स विल बी एडिड, बताएं कितने और पैसे मंथली एडिड करेंगे टू अक्यूमुलेट द अमाउंट, कि हम 105,000 तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है हाउ मच मोर मनी विल बी एडिड, यानी कि आज वो एक्स रुपीज, आज वो हमसे डी पूछ रहा है। जैसे कि ये जो मैंने डी फाइंड किया, ये डी फाइंड किया था इस वाले फॉर्मूले से। तो मल्टी वाले सवाल में डी फाइंड करने के वास्ते लास्ट टर्म कैलकुलेट करवाई थी, बशीर वाले सवाल में सिर्फ वो डी तक रुक गया। तो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फॉर्मूले में हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट 105,000, उसके बाद n/2। तो आज हमारे पास n कितना है, आज हमारे पास n 1 ईयर है। तो 1 ईयर में 12 मंथ होती है, तो 12/2 आ गया। उसके बाद 2a, a कितना है 500, तो 2 × 500 प्लस n-1, तो 12 - 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 11d। तो क्या करना है, ये d फाइंड करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो d इज इक्वल टू आपके पास 1500 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगेन 1500 हमारे पास 4 है, ठीक है।
तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास 3.11 पर क्वेश्चंस पड़े हुए थे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये एहतियातन देख लीजिएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर इनको इग्नोर भी करना तो यू कैन इग्नोर, ठीक है। तो वैसे एक सवाल देखें, एक्स वाई जी एंड कंपनी, ये दोनों क्वेश्चन 3.12 और 3.13 ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पर मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में जाएगा तो आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3.12 13 डीटो कॉपी है, तो इनमें से मैं एक डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 3.12 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3.12 में ये है कि XYZ एंड कंपनी हैज डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। XYZ ने एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप की, ठीक है, और डेवलप करने के बाद विच वुड अर्न अ रेवेन्यू, हमें रेवेन्यू कितना अर्न करके दिया उसने, 90 मिलियन का। तो 90 मिलियन का रेवेन्यू उसने अर्न करके दिया ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल जो है वो 90 ईयर का रेवेन्यू अर्न करके दिया। इसका मतलब पहले साल रेवेन्यू 90 मिलियन का अर्न करके दिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट पेमेंट आ गई, दैट इज ए हो गया हमारे पास। देयर आफ्टर द रेवेन्यू वुड डिक्लाइन बाय 10% ईच ईयर। तो उसके बाद हुआ क्या, हर साल रेवेन्यू 10% क्या हुआ, डिक्रीज करना शुरू हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट कंपनी वुड बी एबल टू अर्न ओवर द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनफिनिट का क्वेश्चन कोई भी हमने इस असाइनमेंट में, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं की थी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक इनफिनिट वाला सिनेरियो था, तो मैंने कहा ये भी डिस्कस करते चले जाएं। तो अब हमारे पास क्या है, ओवर द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये इनफिनिट टाइम आ गया। अगर हमारे पास इनफिनिट टाइम है तो हमारे पास फॉर्मूला इनफिनिट का होता है एस सम ऑफ इनफिनिट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आ गया, ठीक है। तो ए तो मुझे पता चल गया मेरा 90 है, तो ए आ गया 90। अब मुझे आर फाइंड करना है, तो आर फाइंड करने के लिए वो कह रहा है कि हर साल 10% क्या हो रही है, रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर फर्स्ट साल 90 मिलियन का रेवेन्यू था, सेकेंड ईयर में जब 10% डिक्लाइन करेगा तो ये 81 रह जाएगा। फिर तीसरे साल दोबारा 10% डिक्लाइन करेगा तो ये 72.9 रह जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ से हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास अमाउंट आ गई 90, सेकंड 81 आ गई और थर्ड हमारे पास 72 आ गई। तो यहाँ से हम इजीली आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो हम क्या करेंगे, 81 करेंगे और डिवाइडेड बाय 90 करेंगे। तो 81 डिवाइड बाय 90 किया तो हमारे पास आर आ गया 0.9। तो आर हमारे पास 0.9 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ए कितना है, 90 मिलियन, तो ए की जगह आ गया 90, ठीक है। 1 माइनस आर कितना है, 0.9, तो 0.9 करेंगे। तो 90 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आंसर आ जाएगा 900 मिलियन। तो हमारे पास जो सम ऑफ इन्फिनिट आएगा वो 900 मिलियन आएगा। हेयर इज 900 मिलियन, ठीक है। तो इस सारी कहानी का एक शॉर्टकट ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है सम ऑफ इन्फिनिट वाला, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है अवान एंड कंपनी वाला, सम ऑफ इन्फिनिट वाला क्वेश्चन आ गया और आपको दो चीजें गिवन करेगा, एक फर्स्ट अमाउंट गिवन करेगा और वो यहाँ से करेगा डिक्लाइन बाय 30%। तो करना है कि आपने आसान सा फॉर्मूला, जो भी 90 गिवन करेगा, जो भी वो 90 गिवन करेगा, बस डिक्लाइनिंग रेशियो से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 90 डिवाइडेड बाय 0.3 करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 300। तो ये 300 पड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 90 ये है, डिक्लाइनिंग परसेंटेज 10% है, तो डिक्लाइनिंग परसेंटेज 10% है, तो 90 को 10% से डिवाइड किया, चेक करें डायरेक्ट 900 आ गया। तो इस तरीके से आप 1 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 इन ऑल एस्पेक्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग और उसके बाद फाइनेंस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि सर हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 और 12 जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनके क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस कर दें, उनमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, जो नाउ टू ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 11 और 12 के क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और वीडियो का नाम मैं सिर्फ टाइटल दूंगा, नंबरिंग नहीं दूंगा, ताकि बाद में सीक्वेंस हमारी चेंज ना हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलेगी वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 11 की मिलेगी। दुआ में बहुत याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।